हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं निर्मला, पीजीटी बायोलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शमचाना। मैं बच्चों आज आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 9वीं चैप्टर 15 विज्ञान का। हमारा जो चैप्टर है वो है खाद्य संसाधनों में सुधार। तो आइए बच्चों, करते हैं हम शुरू अपने चैप्टर को। और सभी बच्चे ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ आएगा। और मैं एक और बात बताना चाहूंगी आपको, अगर कहीं भी कुछ आपको समझ नहीं आता तो आप पूछेंगे दोबारा, ठीक है। तो आइए करते हैं शुरू। खाद्य संसाधन। सबसे पहले हमें किसी भी बात का, किसी भी चीज को जब जिसको हम जानना चाहते हैं उसके मतलब का पता होना चाहिए, उसके मीनिंग का पता होना चाहिए कि आखिरकार ये क्या चीज है। तो चलिए, खाद्य संसाधन क्या है। खाद्य संसाधन, खाद्य, खाद्य मीन्स, खाद्य का मतलब है खाने योग्य। संसाधन, संसाधन वो स्रोत होते हैं जिनसे हमें कुछ आमदनी प्राप्त होती है। आजीविका कमाने के लिए हमें कुछ पैसों की भी जरूरत होती है। तो खाद्य, खाने योग्य, संसाधन जिनसे हमें आमदनी प्राप्त होती है। तो ये इसका अर्थ है बेटा। यानी खाद्य पदार्थों को पैदा करके, उत्पादित करके या उनको उगा करके हम क्या करते हैं, कुछ आमदनी कमाते हैं उनसे, यानी हमारी आजीविका कमाते हैं उनसे। तो उसको हम क्या कहेंगे, खाद्य संसाधन। तो आगे हम चलते हैं। खाने योग्य पदार्थों को उगाकर, यानी क्या होंगे खाने योग्य पदार्थ। खेती है, जो अलग अलग तरह की हमारी फसलें हैं जिनसे हमें अनाज, दालें, सब्जी और ये सब कुछ मिलता है। उसको बेचकर हम क्या करते हैं, आय प्राप्त करते हैं, हमारी उससे आमदनी होती है। तो उसी को इस तरह से इसको उगाना और अपनी आमदनी के रूप में इस धंधे को, इसको अपनाना, इस कार्य को अपनाना ही खाद्य संसाधन कहलाता है। तो इसमें हम कई तरह की खेती पढ़ेंगे बेटा। जैसे हम देखते हैं कई बच्चे खेती का शब्द सुनते ही क्या समझते होंगे कि जैसे हम फसल उगाते हैं, फसल को ही खेती मानते हैं। फसल हमारी कई प्रकार की है, जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 8वीं कक्षा में पढ़ा था आपने, फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था उसमें। तो खेती सिर्फ पौधे उगाने को ही खेती नहीं कहते हैं। तो क्या है फिर खेती, ध्यान दें सभी बच्चे। खेती क्या है, पौधों तथा जंतुओं द्वारा सौर ऊर्जा यानी सूर्य का प्रकाश और उष्मा ग्रहण करके उससे खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना खेती कहलाती है। किस लिए उत्पादन करना, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए। हमारा विशेष उद्देश्य क्या है, आजीविका कमाना। तो जैसे हम समझेंगे एक उदाहरण के साथ। मान लो हमारे पास 4 भैंसे हैं, भैंस हैं 4, और क्या एक परिवार है जो एकल परिवार है, 4 भैंस का दूध वो अपने घर में उसका उपयोग नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, जितना उसके पास ज्यादा होता है, एक भैंस होती है उससे भी उसका काम चल सकता है। तो उसने 3 और क्यों रख रखी हैं, आमदनी के लिए। क्या करता है, वो दूध को बेचता है, उससे उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, जिससे वो अपनी आजीविका कमाता है और अपना और अपने परिवार का जीवन निर्वहन करता है। तो इस प्रकार से मैं समझती हूँ आपको खेती का मतलब समझ में आ चुका होगा। जैसे आप अब पढ़ेंगे इसमें अलग अलग प्रकार की खेती, उससे और भी आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। जैसे नंबर 1, ये क्या है, खेती की प्रकार। पशुपालन। बच्चे सोचते होंगे क्या पशुपालन को भी खेती कहते हैं, बेटा हाँ, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि विशेष प्रकार की जो जंतु हों या पौधे हों उनको पाला जाता है या पौधों को उगाया जाता है। एक जैसे पौधे एक ही जगह पर लगाए जाते हैं, किस लिए, विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यानी आजीविका कमाने के लिए। संसाधन मैंने ऊपर कहा था, आजीविका कमाने के लिए उनको उगाया जाता है, उनको पाला जाता है। तो हम यहाँ आएंगे पशुपालन, पशु खेती। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, एनिमल हस्बेंड्री। साथ में बच्चे जो इंग्लिश वर्ड हैं उनको भी याद रखेंगे, पशुपालन और एनिमल हस्बेंड्री। आजीविका हेतु या आजीविका कमाने हेतु यानी आमदनी के लिए पशु पालने का कार्य करना क्या कहलाता है, पशुपालन। जैसे हम उसमें क्या पालते हैं,
गायें, भैंस, बकरी, तुमने देखा होगा ना पूरे के पूरे, जैसे गायें भी बहुत सारी आती हैं, हम कई बार कहते हैं राजस्थानी गायें, वो क्या करते हैं, उनका वो ज्यादातर दूध नहीं देती हैं, तो वो समय समय पर उनसे क्या प्राप्त करते हैं, जैसे वो बहुत कम समय के लिए दूध देती हैं, वो इस तरह की नस्ल है, लेकिन उनसे वो जो बच्चे पैदा करते हैं, उनसे जो वो हैं बैल हैं या गायें हैं, उनसे अपनी आमदनी का उनका वो जरिया है, उनसे उनको आमदनी होती है। तो वो क्या करते हैं, गाय, भैंस, बकरी पालन को ही पशुपालन कहा जाता है। कुछ लोग बहुत सारी बकरियां पालते हैं, उसे वो क्या उतारते हैं, ऊन, किसकी आमदनी होती है, ऊन की, और कुछ उसके जो बच्चे होते हैं उनको बेच देते हैं वो। तो इन दोनों तरह से उनसे आमदनी होती है। इसी तरह जो भैंस है उसका हम क्या करते हैं, दूध बेच देते हैं, और उसके जो बच्चे होते हैं उनको भी हम बेच देते हैं। इसी तरह से गाय है। तो इस प्रकार से हमें इनसे जो प्राप्त उत्पाद जो प्राप्त होते हैं, क्या क्या उत्पाद हुए इनसे प्राप्त, हमें गाय से दूध, दूध से फिर आप कुछ भी बना लो, जैसे हम लस्सी, दही, मक्खन वगैरह बना सकते हैं, पनीर वगैरह बना सकते हैं, और उसके जो बच्चे होते हैं उनको बेचकर वो अपनी आजीविका कमाता है। तो इस प्रकार गाय, भैंस, बकरी या इस तरह के दूसरे पशुओं को एक साथ इकट्ठे ज्यादा मात्रा में पालना किसी विशेष उद्देश्य के लिए पशुपालन कहलाता है। याद रखने योग्य बात क्या है यहाँ पे, इन पशुओं का आवास, जब हम पशुपालन करते हैं तो हमें बहुत सारी सावधानियां भी रखनी जरूरी होती हैं वहां पे। तो जहां पर हमने पशुओं को रखना है, पशुओं को बांध के रखना है, वहां पर प्रकाश, लाइट, पानी, आहार, उनका भोजन तथा मल मूत्र का त्याग सही जगह पर कि इसकी सही व्यवस्था होनी चाहिए। सही व्यवस्था का मतलब है ये नहीं कि वहीं पर उनका मल मूत्र सड़ने लग रहा है, उससे जो पशु है हमारा बीमार होता है। प्रकाश बिल्कुल भी नहीं आता, हमेशा अंधेरा रहता है, उससे क्या होगा, वहां पे जो सूक्ष्म जीव है वो पनप जाएंगे, कवक वगैरह, फफूंदी वगैरह, उससे हमारे जो जीव हैं यानी जो पशु हो बीमार हो जाएंगे। पानी भी उनको साफ सुथरा चाहिए, समय समय पर पानी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम पशुपालन करते हैं तो विशेषकर हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम पशुओं को स्वस्थ रख सकें, ठीक है। स्वस्थ रख सकेंगे तो ही तो हमें आमदनी होगी उनसे। अगर हमारे पशु बीमार होके मर रहे हैं या उनका उत्पादन सही नहीं में मिल रहा है तो हमारा जो मेन उद्देश्य था आजीविका कमाने का वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बदलते मौसम के प्रति भी यानी सर्दी, गर्मी, वर्षा से भी उनका बचाव हमें करना है। तो पशुओं को जहां हम रखते हैं इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमें पशुओं को रखना है। आगे हम चलते हैं, पशुओं की उन्नत किस्में ही रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्नत किस्में कौन सी होती हैं, जिनको वैज्ञानिक तरीके अपना करके उत्पन्न किया है। इनकी खासियत क्या होती है, ये ज्यादा मात्रा में उत्पाद देती हैं। जैसे पशु हैं हमारे क्या देंगे, दूध देंगे, और जैसे जो जनन है, प्रक्रिया है, वो भी इनकी थोड़े जल्दी है। ये नहीं है कि 2-2, 3-3 साल तक ये बच्चे नहीं देते। तो जैसे इनका जो टाइम पीरियड होता है उसमें ये नए बच्चे भी उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रकार से उन्नत किस्में ही हमें रखनी चाहिए। हम पौष्टिक व ज्यादा उत्पादन दूध, घी, ऊन आदि प्राप्त कर सकते हैं। किससे? उन्नत किस्मों से, ठीक है। उन्नत किस्में कौन सी होती हैं, जिनको वैज्ञानिक तरीके अपना करके उत्पन्न किया गया है। ऐसे उत्पादों से ही हमें उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से अब ये हमने पढ़ा पशुपालन, इसको हम पशु खेती भी कह सकते हैं। नंबर 2 पे आ जाती है, हम क्या पढ़ रहे हैं, खेती की प्रकार, खाद्य संसाधन, और उसके तहत क्या आती है, खेती। तो दूसरी खेती हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मधुमक्खी पालन। ये भी एक प्रकार से खेती करना है, किसकी, जीवों की, मधुमक्खी की, ठीक है। खेती का मतलब क्या है, एक साथ में बहुत सारे जीवों को उनको का पालन करना, उनको रखना एक ही स्थान पर किसी विशेष उद्देश्य के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, खेती। तो यहाँ मधुमक्खी पालन के बारे में हम करेंगे। इसको एपीकल्चर भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, एपीकल्चर। इससे हमें क्या प्राप्त होता है, मधुमक्खियों से शहद तथा मोम प्राप्त करने के लिए हम मधुमक्खियों को पालते हैं। इनके लिए डिब्बे के आकार के विशेष छत्ते बनाए जाते हैं। आपने खेतों में देखा होगा बहुत सारे डिब्बे, जो ड्योलियां जो होती हैं वो उनके ऊपर बहुत सारे डिब्बे के आकार के
कुछ रखा होता है। वो क्या होते हैं? मधुमक्खियों के जो हैं उनके अंदर छत्ते बनाए जाते हैं उन डिब्बों के अंदर, जिनके अंदर मोम की पतली परत से मधुकोश का मतलब जिसमें मधुमक्खी रह सके, कोष मैंने कमरा, मधुमक्खियों के रहने की जगह से खांचे जड़ दिए जाते हैं। खांचा होता है उसकी जगह। ये पालतू मक्खी फूलों से मकरंद से शहद बनाकर इन खांचों में भर देती हैं। खांचे क्या होते हैं? आइए हम देखते हैं। इस तरीके की ये होते हैं बेटा। ये जो है एक छत्ता लिया है मैंने, और इसमें जैसे अभी मैंने बताया था कि उन बॉक्सों के अंदर इस तरह से खांचे बना दिए जाते हैं और उनके अंदर मोम लगा दिया। मोम से खांचे बनाए जाते हैं, मोम की सहायता से खांचे बनाए जाते हैं। और इन खांचों के अंदर फिर क्या रहती हैं? मधुमक्खियां। और वो फूलों से मकरंद चूस के कहाँ छोड़ती हैं? जब शहद उससे बना देती हैं तो इन खांचों के अंदर छोड़ती हैं, इन कोषों के अंदर छोड़ती हैं। इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? मधुकोष। आप कभी भी कहीं भी आसपास जहां छत्ता लगा हुआ उसको तोड़ के जब देखेंगे तो आप क्या दे पाएंगे कि इस तरह की संरचना होती है। ये मधुकोष आपने एक जगह और पढ़ेंगे, 9th क्लास के जो बच्चे हैं उन्होंने कोशिका वाला जो चैप्टर पढ़ा है वहां भी आपने मधुमक्खी के छत्ते की तरह जो कोष होते हैं इस तरह से क्या होती हैं? कोशिकाएं। क्या होती हैं? उनमें कोशिकाएं। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? मधुमक्खियां कहाँ रहती हैं, कैसे रहती हैं, कैसे शहद इन खांचों में रहती हैं, इन कोषों के अंदर रहती हैं। और इसमें वो क्या करती हैं? फूलों से शहद चूस करके वो क्या करती हैं? मकरंद चूसती हैं, उसको शहद बना देती हैं मकरंद से, और फिर इन खांचों को भर देती हैं, जिसको मशीनों द्वारा निकाला जाता है। ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है बेटा। इन छत्तों को तोड़ के फिर इनमें से क्या किया जाता है कि जो मशीन होती हैं उनसे इसको निकाला जाता है। तो ये हुआ हमारा मधुमक्खी पालन। तो ये भी क्या है बेटा? एक तरह की खेती है। तीसरी प्रकार है हमारी रेशम कीट पालन। ये भी क्या है? एक प्रकार की खेती है। किसकी खेती है? जीवों की। कौन से जीवों की? रेशम के जो कीट हैं उनकी। तो रेशम कीट पालन को इंग्लिश में सेरीकल्चर भी कहते हैं। क्या है सेरीकल्चर? इसमें क्या करते हैं? कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों को पालना ही सेरीकल्चर कहलाता है। किसके लिए पाला हमने? कच्चा रेशम प्राप्त करने के लिए। किसको पाला? रेशम के कीटों को। इस प्रक्रम को क्या कहा? सेरीकल्चर। रेशम उत्पादन यानी बड़ी मात्रा में रेशम प्राप्त करना, इसके लिए रेशम उत्पादक जीवों का पालन करना, इसने अब एक उद्योग का रूप ले लिया है। किसने? रेशम कीट पालन के प्रक्रम ने। यानी कईयों ने तो इसको अपना धंधा ही बना लिया है। जैसे कईयों को नौकरी नहीं मिल रही पढ़ लिख के, उसके बाद खेती में भी कोई खास उत्पादन नहीं, तो उन्होंने किसकी खेती करनी शुरू कर दी? रेशम कीट की। क्योंकि इसमें उसकी बिक्री ज्यादा हुई, उसका उत्पादन ज्यादा अच्छा हुआ, तो उसकी जो आजीविका कमाने के लिए जो खेती की जा रही है वो अच्छे से आजीविका कमा पाया इसमें। तो यहाँ हम देखते हैं इसने अब एक उद्योग का रूप ले लिया है। इन कीटों को शहतूत के पत्तों की पत्तियों पर पाला जाता है। क्या खाती हैं ये? शहतूत की पत्तियां। तो जहां पर हम इनको पालेंगे वहां हमारे पास शहतूत के पौधे भी होने चाहिए। इन कीटों को शहतूत के पौधों की पत्तियों पर पाला जाता है। इसमें कीट धागे जैसी लार छोड़ता है, जैसे मकड़ी छोड़ती है ना धागे जैसी लार, वैसे ये छोड़ता है और लपेटने लग जाता है अपने ऊपर ही, जिसे हम क्या कहते हैं? कोकून। इसको गर्म पानी में रखकर हम इससे धागे जैसी धागा निकाल सकते हैं। इस रेशम को हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है बेटा कि जो रेशम का कीट है वो कैसे रेशम उत्पन्न करता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारी साइंस किट जो है साइंस रूम में जो हमें मिली हुई है उसमें भी ये दिया गया है। इसकी सहायता से मैं आपको समझाऊंगी। ये मेरे पास क्या है बेटा? जो सिल्क मोथ। क्या है? सिल्क मोथ यानी रेशम कीट। इसका लाइफ साइकिल, इसका जीवन चक्र दिया गया है। ये क्या है? वयस्क मादा कीट है। ठीक है। ये क्या करती है? बहुत सारे अंडे देती है। कहाँ पर? शहतूत के पत्तों पर। कहाँ देती है? शहतूत के पत्तों पर ज्यादा मात्रा में देती है। फिर ये जो अंडे जैसे बड़े होते हैं तो इनमें से क्या निकलता है? लार्वा। इस तरह कीड़े जैसी संरचना जो होती है वो क्या होती है? लार्वा। आपने पौधों के आसपास देखे होंगे इस तरह। तो वो क्या होते हैं? कीटों के लार्वा होते हैं। ये जो लार्वा है फिर क्या करता है? धागे जैसी संरचना वो छोड़ता है, जैसे मकड़ी छोड़ती है, और अपने चारों तरफ लपेट के इस तरह की संरचना बना लेता है।
इस तरह की संरचना को हम क्या कहते हैं, कोकून। इसको ऊपर से देखेंगे तो ऐसी दिखेगी, काट के लंबवत यानी लंबे, इस तरीके से हम इसको काटेंगे तो इस तरह की संरचना इसके अंदर हमें दिखाई देती है, क्योंकि ये क्या है, लार्वा इसके अंदर, इसने अपने चारों तरफ क्या लपेट रखा है, जो धागे जैसी संरचना जो स्रावित कर रहा था वो इसने छोड़ा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेटा, लाइफ साइकिल देखा हमने। यहाँ पर जो कीट है उसकी कितनी स्टेज है, चार फेज हैं। नंबर 1 वयस्क मादा कीट है, वो अंडे देता है, उससे लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से वयस्क मादा कीट हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो ध्यान देने योग्य बात है बेटा, ये सहतूत की पत्तियों पर पाए जाते हैं। सहतूत की पत्तियां खाते हैं। कोकून को गर्म पानी में डाला जाता है, जिससे इसके अंदर का प्यूपा मर जाता है, और इस कोकून से हम फिर क्या करते हैं बेटा, जो रेशम है वो हमें प्राप्त होती है। ये जो काम है बहुत सी सावधानी से किया जाता है। मैं समझती हूँ आपको रेशम का जो कीट है इसके बारे में पूरी तरह से पता चल गया है, और हम कैसे इससे रेशम प्राप्त करते हैं इसका भी आपको पता चल चुका है। आगे हम देखते हैं चौथा जो प्रकार है हमारा खेती का, वो क्या है, मत्स्य पालन। क्या है, मत्स्य पालन। यहाँ पर हम देखते हैं मत्स्य पालन को पीसी कल्चर भी कहा जाता है इंग्लिश में। इन वर्ड को अच्छे से याद करें बेटा, मत्स्य पालन यानी पीसी कल्चर। मछली जलीय जीव है, पता है सबको, मछली जल की रानी है, यानी बाहर निकालो तो वो क्या होती है, मर जाती है। इसका मतलब वो जल की रानी, वो जल में ही रहेगी, जलीय जीव है। मछली से हमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन समृद्ध स्रोत है। सबसे अच्छा अगर किसी के शरीर में, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो जागरूक हैं अपनी सेहत के लिए, वो क्या करते हैं, मछलियां खाते हैं ताकि उनको ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिल सके। प्रोटीन क्या करती है, हमारे जीवन का, हमारी जो सेल्स हैं उनका निर्माण करती है। हमारी जो सेल्स हैं वो प्रोटीन से ही बनती हैं। तो इस प्रकार से जो वयस्क बच्चे हैं, बढ़ते हुए बच्चे हैं, उनको प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में खानी चाहिए बेटा। ये दालों से भी मिलती है, तो ये ना सोचे कि अगर हम मछली नहीं खाएंगे तो हमें प्रोटीन नहीं मिलेगी। नहीं, सभी प्रकार की जो दालें होती हैं उनसे भी प्रोटीन हमें मिलती है। सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन हमें किससे मिलती है, सोयाबीन से। तो ये आएंगे बेटा इसके ऊपर। हमारी चौथी प्रकार की जो खेती है मत्स्य पालन, इससे हमें और क्या मिलता है, वसा, चिकनाई, घी, तेल मिलता है, आयोडीन मिलती है। आपने देखा वो विटामिन डी के लिए जो मछली के तेल के कैप्सूल होते हैं वो दिए जाते हैं, वो बहुत जल्दी पूर्ति कर देते हैं। विटामिन डी क्या काम आती है, हड्डियों का निर्माण करती है, हड्डियों को मजबूत करती है। इस प्रकार से ये वसा, तेल, आयोडीन आदि पोषक पदार्थ इससे हमें मिलते हैं। आगे हम देखेंगे मछली भी फिर दो तरह की हैं। एक तो वो मछली जो मीठे जल में पाई जाती हैं, एक वो जो खारे जल में पाई जाती हैं, जैसे समुद्र वगैरह। हमारे यहाँ पर कैसा जल है, मीठा जल है। आपने एक चीज सुनी होगी कि जगह जगह पर आपने गांव में तालाब देखे होंगे, और वहां पर क्या किया जाता है, मछली पालन का काम किया जाता है। उनको हैचरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैचरीज। वहां पर मछली पालन का काम किया जाता है। इस तरह का जो काम करते हैं, इस तरह का व्यवसाय करने वाले लोगों को, आदमियों को सरकार भी कुछ सहायता देती है। ये मुख्यतः गर्म ऋतु में ही जनन करती हैं। कुछ ऐसी वो होती हैं मछलियां जो सिर्फ गर्म ऋतु में ही जनन करती हैं, बच्चे पैदा करती हैं। मछली पालन भी एक व्यवसाय बन गया है। जैसे कीट, रेशम का कीट, हमने सारे क्या पढ़े हैं, व्यवसाय, यानी जिनसे हमारी इनकम होती है, जिससे हम अपनी आजीविका कमाते हैं। ये सारी की सारी जो खेती हमने पढ़ी है वो सब क्या है, एक तरह से व्यवसाय है। समुद्र तटवासियों के लिए तो मछली क्या है, मुख्य भोजन है। तो बेटा हमने यहाँ पर खाद्य संसाधनों के बारे में पढ़ा, और उसमें हमने क्या पढ़ा, 4 प्रकार की खेती पढ़ी। एक तो हमने पढ़ा पशुपालन, जिसको हम अंग्रेजी में एनिमल हस्बेंड्री भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा मधुमक्खी पालन, जिसको एपीकल्चर कहते हैं। फिर हमने पढ़ा रेशम कीट का पालन, जिसको सेरिकल्चर कहते हैं। फिर हमने पढ़ा मत्स्य पालन, जिसको पिसिकल्चर कहते हैं। मैं समझती हूँ आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्या पढ़ा हमने इसमें, ये क्या है, एक ही प्रकार के पौधों को, जीवों को एक साथ किसी विशेष उद्देश्य से की प्राप्ति के लिए उगाना, उत्पन्न करना, पालना, ये सब क्या होती है, खेती होती है। ये 4 प्रकार की हमने खेती पढ़ी है, जिसको हम कहते हैं खाद्य संसाधनों का संवर्धन भी हम इसको कहते हैं। तो ये क्या है, खाद्य, ये खाने वाले पदार्थ हैं। संसाधन
जिनसे हमें इनकम होती है, जिनसे हम आजीविका कमाते हैं। मैं समझती हूँ आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कुछ समझ नहीं आया तो बेटा आप पूछ सकते हैं। तो इसी आशा के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले किसी नए टॉपिक के साथ।